हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था हमारा चैप्टर 4 क्लास 9 बिहेव का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या होता है आगे, आइए हम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। यानी कि जब आइंस्टाइन ने सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे कठिन जो प्रॉब्लम था फिजिक्स का उससे सॉल्व कर लिया, लेकिन उनकी जो उनकी पर्सनल लाइफ थी उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा था। अल्बर्ट हैड वांट टू मैरी मेल्विया right after finishing his studies but his mother was against it। वो अल्बर्ट जो थे वो अपना स्टडी ख़त्म करने के बाद मेलेविया के साथ शादी करना चाहते थे, बट उनकी जो मदर थी वो इसके अगेंस्ट थी। सी अबाउट मेलेविया who was 3 years older than her son was too older for him। उनकी अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर क्यों अगेंस्ट थी? क्योंकि जो मेल्विया थी वो 3 साल बड़ी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, तो जिसके कारण उसकी मदर जो थी इस के विरुद्ध थी, इसीलिए। शी वॉज आल्सो bothered by Melvia intelligence। She is a book like you, his mother said। Einstein put the wedding offer। यहाँ पे क्या होता है कि वो ये 3 साल तो बड़ी थी, लेकिन वो कहती हैं कि मेल्विया जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, और वो फिर वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहती हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला निकल रहा है, आइंस्टाइन से कहती हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन से, कि वो तुम्हारी तरह एक किताब ही है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते हैं कि वो वेडिंग की बात रोक देते हैं। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। यानी कि उन्होंने आखिरकार अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेविया ने 1903 में आखिरकार शादी कर ली एंड हैड 2 सन, जिससे 2 उनके बच्चे हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर, यानी कि कुछ सालों बाद, द मैरिज फेल्टर। मेल्विया मीनविल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअली एम्बिशन एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। यानी कि कुछ सालों बाद क्या हुआ कि इन लोग का शादी चला नहीं ज़्यादा समय तक। अल्बर्ट आइंस्टाइन और मेलेविया का क्या होने लगा कि वो अपनी जो उनका स्वभाव था, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को काफ़ी अच्छा लगता था, वो स्वभाव उनका पतन कैसे जाने लगा। धीरे धीरे खुश मिजाज नहीं रहने लगी और अनहैप्पी रहने लगी। वो मिलेविया एक अनहैप्पी हाउसवाइफ हो गई थी वो। आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग दी कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। यानी कि वो इतने सालों तक लड़ाई झगड़े के बाद आखिरकार उन लोगों ने 1919 में डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। उन्होंने उसी सन में अपनी कज़न एल्सा से शादी कर लिया। ठीक। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर considered with his rise to world fame। यानी कि फिर अब उनका जो न्यू लाइफ था वो आराम से चल रहा था। In 1915 he had published his general theory of relativity which provide a new interpretation of gravity। उन्होंने 1915 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया, जिसमें ग्रेविटी के बारे में एक नया शाखा जिसके कारण निकल गया। ग्रेविटी के बारे में कुछ नई चीज़ें उन्होंने बताई हैं उसमें। एन इलिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। यानी कि एक सूर्य ग्रहण ने उसे प्रूफ कर दिया था कि ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी है आइंस्टाइन ने, वो सही है 1919 में ही।
Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. यानी कि आइंस्टाइन ने पहले से ही ये कैलकुलेट कर लिया था कि जो लाइट होती है वो स्टार से, जो सन से जो लाइट जाती है, ठीक, सन से जो लाइट जाती है स्टार्स पे, वो क्या, वो एक्सटेंड, उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था उस लाइट की स्पीड। अभी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में होता है, आप पढ़ोगे आगे ये, उसमें आपको ये सब बताएंगे कि उन्होंने उसमें क्या किया। तो वही चीज़ उन्होंने प्रूफ कर लिया था एडवांस से अपने कैलकुलेशन के थ्रू। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क हैज़ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी कि न्यूज़पेपर्स में निकला कि उनका जो वर्क है, जो उन्होंने किया है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने दी है, वो एक साइंस में एक नया रिवॉल्यूशन लाएगा, यानी कि एक बड़ा बदलाव लाएगा। साइंटिफिकली ये बहुत बड़ा बदलाव है, यानी कि साइंस में बहुत बड़ा बदलाव है। ये न्यूज़पेपर्स में छपा था। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, यानी कि 1921 में आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज़ पाया फिजिक्स के लिए। ही वॉज शोर्ड विथ ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉन्डेड बाई द प्रेस, यानी कि जो आइंस्टाइन थे उन्हें पूरी दुनिया से ही न्योता आ रहे थे कि आप हमारे वहाँ आइए, आप हमारे वहाँ थोड़ा दिन बिताइए, हमारे वहाँ थोड़ा रहिए, बातचीत कीजिए, ये सब का न्योता आ रहा था, इन्विटेशन आ रहा था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से उनके लिए। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, यानी कि जब नाजीज जो थे वो पावर में आए 1933 में, आइंस्टाइन इमाइग्रेट टू यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जो आइंस्टाइन थे वो यूनाइटेड स्टेट जो थे यूएस, वहाँ माइग्रेट हो गए, ठीक। 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन अ अप्रोर, यानी कि जो 5 साल बाद जो डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फिज़न की बर्लिन में, उसके कारण जो अमेरिकन जो भी साइंटिस्ट है या फिजिस्ट, जो फिजिक्स के साइड से जो साइंटिस्ट बन जाते हैं वो, उन्हें, ठीक, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखदाई था, क्योंकि जो समय था उस समय आप कह सकते हो कि जर्मनी और यूएस के बीच एक तनाव था। Many of them had fled from France just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb, यानी कि इससे आइंस्टाइन को पहले से ही पता था कि इसका क्या असर होगा, अगर एक बार ये इसका इस्तेमाल हुआ न्यूक्लियर फिज़न का, तो इसका क्या असर होगा, कैसे क्या होगा। तो जिसके कारण वो डर रहे थे कि अगर नाजीज ने इसका इस्तेमाल करके एटॉमिक बम बना लिया तो इसका क्या असर होगा अगर वो लोग इसका इस्तेमाल किए। एट द यूगिंग ऑफ अ कॉलेज, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, यानी कि इन सब आखिरकार उन्होंने एक प्रार्थना पत्र लिखा हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्नड, यानी कि उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने किस डेट और किस सन को लिखा था, 2 अगस्त 1939 को। उन्होंने उसमें वार्न किया था, किससे, आगे पढ़ते हैं। अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोड इन अ पॉट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल
पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ दी सराउंडिंग टेरिटरीज। यानी कि इसमें उन्होंने कहा है कि एक जो सिंगल एक बम है वो एक पोर्ट को बर्बाद कर सकता है। यानी कि ये जो होता है बंदरगाह जहाँ पे नाव रुकती है वहाँ पे, उस पोर्ट को ये अकेले डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके साथ साथ ही जो उस पोर्ट से जुड़ी हुई टेरिटरीज होगी, यानी कि कोई अदर लैंड्स होंगे जो भी पास में समुद्र के, उन सब को भी बर्बाद कर सकता है ये एक बम। His word did not fail to have an effect. His word did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. जो उनके वर्ड्स थे, किनके वर्ड्स थे, उसके शब्द अपने प्रभाव से असफल नहीं हुए। उनके जो वर्ड्स थे वो उन लोग पे, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन पे ऐसा नहीं था कि फेल हो गया, बल्कि उन पे काम किया। उन्होंने क्या किया, जो आके प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने सीक्रेटली एटम बम बनाया, अपना एक प्रोजेक्ट बनाया सीक्रेटली, और उसे फिर गिरा दिया उन्होंने अगस्त 1945 में। कहाँ पे? जापान की सिटी में, 2 सिटीज़ हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी। आगे पढ़ते हैं। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। यानी कि इस डिस्ट्रक्शन को देख के, इस तबाही को देख के आइंस्टाइन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, अंदर से एक झिझोर के रख दिया इस तबाही ने उन्हें। This time he wrote a public missive to the United Nations मैसिव मतलब आप यहाँ देख सकते हो, लेटर स्पेसिफिकली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। यानी कि उन्होंने दिस टाइम, इस बार उन्होंने एक लेटर, इस बार उन्होंने लिखा पब्लिक मैसिव के लिए, यानी पब्लिक के लिए एक लेटर, पब्लिकली एक लेटर उन्होंने लिखा यूनाइटेड नेशंस के लिए। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने क्या निवेदन किया था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का उन्होंने निवेदन किया था। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। यानी कि ना ही जो वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट, उन पे ना ही कोई प्रभाव डाला, ना ही किसी और पे उस लेटर ने कोई प्रभाव डाला। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व द पॉलिटिक्स, एग्रीगेट फॉर एन इन टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन ने हार नहीं मानी, उन्होंने पॉलिटिक्स में ध्यान दिया और उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी का काफ़ी इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी विरोध भी किया आइंस्टाइन ने। यानी कि आइंस्टाइन चुप नहीं रहे, उन्होंने इसके खिलाफ तब भी विरोध किया। आगे हम पढ़ते हैं अपना। When आइंस्टाइन डेड इन 1915, जब आइंस्टाइन 1915 में डेड हुए एट द एज ऑफ 76 साल की उम्र थी उनकी तब। ही वॉज सेलिब्रेटेड हैज़ अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन हैज़ मच हैज़ साइंटिफिक जीनियस। तो उसका एक भविष्य, यानी कि उन्होंने एक भविष्य जो देखा था, भविष्य उसको उन्होंने एक तरीके से मना रहे थे, और उन्हें उस समय वर्ल्ड सिटी, यानी कि एक विश्व नागरिक घोषित कर दिया गया। उन्हें विश्व में कहीं नागरिकता मिल गई, हर कंट्री की उन्हें, उनके आखिरी वक्त में सब दे दिए उन्हें विश्व। अब क्या सब लोगों ने किया था, आखिरी वक्त में उनकी नागरिकता देने का क्या मतलब रहा। तो यहाँ पे फिर उन्हें एक साइंटिफिक जीनियस माना गया। तो हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर में देख लेते हैं हम पोयम है कि नहीं है।
तो ये हम पोएम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा हमारे क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कुछ। और बच्चों, अगर आपको थोड़ा लेट में वीडियो मिला है तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको एकदम टाइम पे वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि इस समय थोड़ा मुझे दिक्कत चल रहा था तो इसलिए मेरे वीडियोस थोड़ा लेट हो रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम पे हर 1-2 दिन में आपको मेरे नए वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए अब हमारा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। सेकेंड से हम स्टार्ट करते हैं। Who had this opinion about आइंस्टाइन, यानी कि आइंस्टाइन के बारे में ये सब ओपिनियन किसके किसके थे। ठीक, अगर हम ये जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, अगर आपने चैप्टर अगर ध्यान से नहीं पढ़ाया है बच्चों, तो आप लोग एक बार चैप्टर फिर देख लो, फिर एक बार मेरे वीडियोस लेक्चर पिछले देख लो। मैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक बार पूरा अगर क्लियर रहेगा आपका पूरा चैप्टर, तभी आप क्वेश्चन आंसर्स भी समझ पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन, यानी कि आइंस्टाइन के बारे में ये ओपिनियंस किसके थे। ही वॉज बोरिंग, यानी कि आइंस्टाइन बहुत बोरिंग है, ये ओपिनियन किसके थे। उनके फ्रेंड्स जो थे, उनके प्लेमेट्स जो थे, उनके ओपिनियंस थे ये सब। अगला, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, यानी कि यह एक मूर्ख है और ये अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पा पाएगा। ये किसकी सोच थी, उनके हेडमास्टर की। ही वॉज अ फ्रिक, ये किसकी सोच थी, उनके मदर की। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग आर, यानी कि ये जो रीज़न है, इन सब एक्सप्लेन, इन सब के क्या रीज़न थे। ठीक, ये हमको एक्सप्लेन करने हैं। आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मुंशी फॉर गुड, यानी ये उन्होंने मुंशी में अपने स्कूल को क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो आइंस्टाइन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ डिसिप्लिन था स्कूल में, जो कि वो मेंटेन नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने अपने गुड के लिए, अपने अच्छे के लिए उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन इतना रोकना वोकना किसी चीज़ में उनको पसंद नहीं था आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रेदर देन मुंशी, क्योंकि क्यों वहाँ मुंशी की वजह स्विट्ज़रलैंड में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते थे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जो था वो ज़्यादा लिबरल था मुंशी के मुकाबले, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ थी मुंशी के मुकाबले। ठीक, आप ये कह सकते हो। अगला देखते हैं। आइंस्टाइन सीइंग इन मेलेवा एंड एलाई, इट वॉज बिकॉज शी वॉज हीज फेलो एंड इंटेलिजेंट लाइक अल्बर्ट हिम, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो मेलेवा थी उनको क्यों देखते रहते थे, क्योंकि वो आइंस्टाइन जैसी थी, वो इंटेलिजेंट थी और उनकी क्लास फेलो भी थी। अगला देखते हैं हम। What did Einstein call his desk drawer at the patent office, क्या कहते थे वो, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, वो अपने डेस्क ड्रॉवर को कहते थे आइंस्टाइन, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ही कॉल्ड, फिर आगे, ही कॉल्ड इट सो बिकॉज इट प्रोवाइड हिम अप टू डेट नॉलेज टू थियोरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि वो उसमें कैलेंडर वैलेंडर अपना रखते थे, जिसके कारण उन्हें अपना आज का डेट का ये सब पता चलता रहता था, इसीलिए वो उसे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बुलाते थे। वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, अब फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को उन्होंने क्यों लेटर लिखा था, फिर ये अभी हमने पढ़ा है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। नाजीज हैड कम टू पावर इन जर्मनी, यानी कि नाजीज जो थे वो पावर में आ चुके थे जर्मनी में। आइंस्टाइन हैड माइग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट, आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट चले गए थे। साइंटिस्ट इन जर्मनी हैड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर फिजन, वहाँ के साइंटिस्ट जो थे जर्मनी के, उन्होंने न्यूक्लियर फिजन का खोज कर लिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन न्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन केस बाई एन एटम बम, वो आइंस्टाइन जो थे वो जानते थे कि एक एटम बम से कितनी तबाही हो सकती है। नाजिस्ट कुड प्ले अ हाउस
यानी कि नाज़िस जो थे वो एक गेम खेलने वाले थे, जंग करने वाले थे। दैट इज़ वाई ही रोट अ लेटर टू द फ्रैंकलिन वार्निंग हिम अबाउट द बॉम्ब। यानी कि इसी कारण से जो आइंस्टाइन थे उन्होंने एक लेटर लिखा था फ्रैंकलिन को बॉम्ब के से वार्न करने के लिए। आफ्टर दैट अमेरिकन स्टार्ट अ बिल्ट टू बॉम्ब इन सीक्रेटली। यानी कि इसके बाद जो अमेरिकन थे उन्होंने सीक्रेटली बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर दिया, एटम बम। ठीक, ये हमारा आंसर था। हमारा 6th है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। यानी कि उसके बाद जब यहाँ आइंस्टाइन को पता चला कि हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्बिंग हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने क्या रिएक्शन दिया। इसके बाद उन्होंने इस डिस्ट्रक्शन के कारण, एटम बम के डिस्ट्रक्शन के कारण वो अंदर से झंझोर के इस डिस्ट्रक्शन की खबर उनको रख दिया था। यानी वो खबर जैसे ही सुने अंदर से एक ये मानो झिझोर के रख दिया इस खबर ने उन्हें। इसके बाद उन्होंने क्या किया, आर्मीज जो होती हैं, ठीक, उनका एंड करने के लिए, मतलब कि ये जो कंट्रीज अपना अपना जो आर्मी बनाती हैं, जंग करती हैं, इसका एंड करने के लिए उन्होंने आगे प्रयास किया, ट्राई किया। इसे आप ये कह सकते हैं, ही स्टार्टेड एन एंगिशन फॉर दी एंड टू दी आर्म्स बिल्ड अप। ठीक, हमारा अब है 7th, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन हैज़ अ वर्ल्ड सिटीजन। ठीक, जो विश्व नागरिक के तौर पे आइंस्टाइन को सब लोग मानते हैं। आफ्टर इसको हम आंसर आपको बताता हूँ। आफ्टर सीइंग द डिस्ट्रक्शन caused by atom bomb, Albert Einstein started an aggression against the arms race. He started a campaign for peace and democracy. He proposed the formation of a world government. So he rightly called the world citizen. अब काफ़ी बच्चे सिटीजन सुन लेंगे दवा का नाम, लेकिन वो नहीं है, सिटीजन है। ठीक, जब ये एटम बम की तबाही हुई तो इसके बाद उन्होंने, मैंने कहा नहीं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, ये आर्मीज़ का काफ़ी उन्होंने विरोध किया, जिससे उन्होंने कैंपेन चलाया पीस और डेमोक्रेसी के लिए। और उन्होंने एक लेटर भी लिखा था जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी। तो इसी कारण उन्हें वर्ल्ड सिटीजन से नवाजा गया। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर 4 के स्टोरी पार्ट हमारा ये ख़त्म होता है। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दोगे, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो। अगर आपको आगे भी इस बुक के पढ़ने हैं चैप्टर्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं इस चैप्टर का जो मेरा पहला पार्ट था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।